नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। देश भर में आज ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्यौहार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि ईद त्याग, समर्पण और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमें मानवता की सेवा और समाज में प्रेम और सौहार्द बढ़ाने की प्रेरणा देता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ईद की बधाई देते हुए कहा कि ये पर्व भाईचारा, दया और सद्भावना को मजबूत करता है। उन्होंने सभी के सुख समृद्धि की कामना की। देश भर की मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों ने विशेष नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से कच्चे तेल के दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं। बड़ी जानकारी, एक बार फिर बढ़े कच्चे तेल के दाम। क्रूड ऑयल की कीमत जो है वो 2% की तेजी देखने को मिल रही है। $96 के करीब पहुंच गया है कच्चा तेल। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब वैश्विक तेल बाजार पर साफ दिखाई देने लगा है। अमेरिकी स्ट्राइक के बाद से कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतों में करीब 2% तक उछाल दर्ज किया गया है। खबरों की माने तो कच्चे तेल की कीमत अब बढ़कर $96 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जबकि WTI क्रूड भी $90 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। जानकारी के अनुसार अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी हिस्से और होर्मुज जलडमरू के पास सैन्य ईरान ठिकानों पर कार्रवाई की और इसके बाद से बाजार में तेल सप्लाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में किसी भी सैन्य तनाव का सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ता है। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। एक तरफ अमेरिका ईरान तनाव से तेल कीमतों में तेजी आई है, वहीं दूसरी ओर दोनों देशों के बीच संभावित शांति समझौते की खबरों से कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन निवेशकों और तेल बाजारों की नजर जो है वो मध्य पूर्व के हालातों पर टिकी हुई है। वहीं आज देश भर में ईद यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। दिल्ली में सुबह से ही ईद को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दे रहे हैं। सुबह से ही दिल्ली के जामा मस्जिद, फतेहपुर मस्जिद और विभिन्न ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। इससे जुड़े कई वीडियो भी अब सामने आए हैं। बता दें कि आज मुस्लिम समुदाय के लोग नए कपड़े पहनकर परिवार और बच्चों के साथ मस्जिदों और ईदगाहों में पहुंच रहे हैं। इस दौरान दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम देखने को मिल रहे हैं ताकि त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। ईद उल अजहा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की है। फ्लैग मार्च, दंगा रोधी वाहनों की व्यवस्था की गई है और सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनी हुई है। पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो ईद का पर्व शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में मनाया गया है। मेरठ समेत विभिन्न जिलों में ईदगाहों और मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा करके देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी है। नमाज के बाद से लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। मेरठ में ईद की नमाज को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। रेलवे रोड चौराहे को पूरी तरह सुरक्षा घेरे में बदल दिया गया है और चौराहे और ईदगाहों के आसपास भारी बल तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वायुसेना के जवान भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से ईदगाह की ओर से आने जाने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी रखी गई है। अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगाई गई है। अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र में लगातार गश्त करके स्थिति पर नजर बनाए रखी। संभल में चंद्र दर्शन के अनुसार आज बकरीद का त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। कुल 838 ईदगाह और मस्जिदों पे नमाज है ऑलरेडी अदा की जा चुकी है। शांतिपूर्ण ढंग से सभी लोगों द्वारा नमाज अदा की जा रही है। जनपद संभल को कुल 16 सेक्टर्स और 5 जोन के अंदर बांटा गया है। सभी जगह पे मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की ड्यूटी है वो तैनात है और वो ड्यूटी जो है अपना टाइम जोन के हिसाब से सभी लोग शाम तक करते रहेंगे। और जितने भी कुर्बानी के स्थल हैं पब्लिकली हैं उन सब जगहों पर भी फोर्स भी लगाई गई, उनको डेजिग्नेट किया गया। उनके अलावा कोई भी व्यक्ति है वो इलीगल जगहों पे कुर्बानी ना करे, इसके लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं और जो लोग वायलेट करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और नमाज पढ़ने से लेके जितनी भी जगह हैं वो सभी भी कोई भी ऐसी जगह जहाँ की पब्लिकली डेजिग्नेटेड नहीं है उन जगहों पर अगर कोई व्यक्ति ऐसे धार्मिक कृत्य या कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
और जनता संबल के सभी निवासियों के द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का भरपूर सहयोग किया है। देखिए, बकरीद को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा व्यापक प्रबंध पहले से किए गए थे और इसी के दृष्टिगत यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट तैनात हैं। सफाई और पानी को लेकर के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और शांतिपूर्ण नमाज संपन्न हुई है। कहीं से कोई सूचना नहीं। टोटल 828 मस्जिद और ईदगाह हैं, छोटी बड़ी सब मिला करके, तो सभी जगह नमाज चल रही है और अब संपन्न हो गई है। जनता संबल बता दें कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। देश भर में आज बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ऐसे में खुले में जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी। सरकार ने सख्त दिशा निर्देश जो है वो जारी किया है और ऐसे में संवेदनशील इलाकों में लगातार पुलिस की कड़ी निगरानी है। सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। खुले में जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल जो है वो पूरी तरह से तैनात किए गए हैं। देश भर में आज बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज जो है वो अदा की गई है और एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद जो है वो अदा की गई है। ऐसे में देश भर में आज बड़े ही धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामपाल सिंह जुड़ चुके हैं, संभल से, यूपी से हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रामपाल। देखिए अनीता, संभल संवेदनशील श्रेणी में आता है, तो संभल में विशेष जो है ईद के बकरीद के पर्व को लेकर विशेष प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। देखिए कुल 838 ईदगाह और मस्जिदों को प्रशासन ने चिन्हित किया, जहां ईद बकरीद की जो नमाज है अदा की गई है शांतिपूर्ण तरीके से, और वहीं संवेदनशील जगह को भी चिन्हित किया गया है ताकि कोई भी अराजक तत्व जो है संभल में जो है इनका प्रभावित हिंसा जैसी जो है आपत्तिजनक पोस्ट या फिर किस तरह की भी उस तरह की सोशल मीडिया पर भी जो है अनीता जो है निगरानी की जा रही है कि कोई भी अराजक तत्व जो है माहौल संभल का जो है खराब करने की कोशिश ना करे। तो जहाँ पर डीएम एसपी ने जो है भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर भी वहाँ पर पहुंचे हैं और वहाँ से पूरी व्यवस्थाओं को जायजा लिया है। और उससे पहले भी यहाँ पर जो है डीएम एसपी ने फ्लैग मार्च किया है और संवेदनशील इलाकों का भी फ्लैग मार्च किया है, वहाँ पर जानकारी साझा की है। तो संभल और प्रशासन का साफ तौर पर संदेश दिया है उन्होंने, क्या है कि जो भी अराजक तत्व होगा, माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसको लेकर के प्रशासन पूरी इंतजाम बनाए हुए हैं। ऐसे में रामपाल जी, खुले में जो है वो बकरीद को लेकर कि यहाँ पर कुर्बानी नहीं होगी, इसको लेकर भी सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उसको लेकर क्या कुछ अलर्ट है और प्रशासन किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए है? देखिए कुल सेक्टर संभल जनपद को कुल 16 सेक्टर और बांटा गया है और वहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर RRF PSC जो है यहाँ पर जैसे संवेदनशील इलाके हैं उनमें तैनात की गई है, तो और पूरे इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की अटकलें जो है वो तेज हो गई है। सिद्धारमैया के इस्तीफे की चर्चा जो है वो तेज है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कर्नाटक से जुड़ी हुई ये बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है कि सिद्धारमैया जो है आज इस्तीफा दे सकते हैं और DK शिवकुमार CM बन सकते हैं। सूत्र की ये जानकारी है। ऐसे में कर्नाटक की राजनीति में सत्ता परिवर्तन को लेकर अटकलें अब और भी ज्यादा चरम पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की चर्चाओं के बीच कांग्रेस में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। खबरों की माने तो कांग्रेस हाईकमान ने डिप्टी CM DK शिवकुमार के नाम पर सहमति बना ली है और उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। खबरों की माने तो सिद्धारमैया राज्यपाल से मुलाकात करके इस्तीफा सौंप सकते हैं और दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व के साथ हुई बैठक में कर्नाटक में राजनीतिक हलचल और भी अब तेज हो गई है। DK शिवकुमार समर्थकों ने बेंगलुरु में जश्न की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि सिद्धारमैया खेमे के कई मंत्री और विधायक उन्हें पद नहीं छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। कुछ पिछड़ा वर्ग संगठनों ने भी नेतृत्व परिवर्तन का विरोध किया। हालांकि कांग्रेस महासचिव
रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि अभी तक नेतृत्व परिवर्तन पर कोई भी आधिकारिक फैसला नहीं किया गया है और मीडिया को अटकलों से बचाना चाहिए और लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को लेकर 2023 में सरकार गठन के समय हुए सत्ता साझा फॉर्मूले को अब लागू किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका या फिर राज्यसभा भेजने जैसे विकल्प भी दिए गए हैं। फिलहाल पूरे देश की नजरें कर्नाटक कांग्रेस के अगले कदम पर टिकी हुई है। भारत के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन किया है। बता दें कि सुमित पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं सुमित और साथ ही स्टार निशानेबाज ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने उन्हें बधाई दी है। सुमित ने इंडिया ओलंपिक पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2026 में पुरुष जैवलिक F64 वर्ग में 74.82 मीटर भाला फेंक कर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं ईशा सिंह की अगर बात करें तो ISSF वर्ल्ड कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतते हुए 43 अंक के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दोनों खिलाड़ियों को उपलब्धि को भारत के लिए विश्व रिकॉर्ड बताया है और उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ी लगातार वैश्विक मंचों पर नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। सुमित जो है वो पहले ही गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, जबकि ईशा भारतीय शूटर की उभरती हुई स्टार मानी जा रही हैं। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि के बाद से देश भर में खुशी का माहौल और सोशल मीडिया पर दोनों को लगातार बधाइयां मिल रही हैं। वहीं मॉडल और अभिनेत्री तुषार शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने तुषार शर्मा की सास और पूर्व जज गिरिवाला सिंह की दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले में उनके खिलाफ स्पष्ट आरोप है और ट्रायल कोर्ट ने सभी तथ्यों पर सही तरीके से विचार किया था। तुषार शर्मा जो है 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकी हुई मिली थी। परिवार ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिवाला सिंह पर दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि व्हाट्सएप चैट और गवाहों के बयान पति ही नहीं बल्कि सास के लिए भी गंभीर आरोप सामने आए हैं। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी के अलावा शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद से अब गिरिवाला सिंह की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। वहीं तुषार शर्मा के पति समर्थ सिंह को पहले ही सीबीआई हिरासत में भेजा जा चुका है और इस मामले को लेकर देश भर में लगातार चर्चा बनी हुई है। सीबीएसई की क्लास 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर इस समय देश भर में विवाद गहराता जा रहा है और इस बार ये पहली बार है लागू किए गए वंस स्क्रीन मार्किंग यानी कि OSM सिस्टम पर छात्र अभिभावकों और कई शिक्षकों ने गंभीर सवाल उठाए। कई छात्रों का आरोप है कि उन्हें उम्मीद से बेहतर कम अंक मिले हैं, जबकि कुछ छात्रों ने दावा किया है कि JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने के बावजूद भी बोर्ड परीक्षा में फेल हो गए हैं। विवाद के बीच सीबीएसई ने सफाई देते हुए कहा है कि OSM सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष है। बोर्ड का कहना है कि डिजिटल मूल्यांकन से टोटलिंग और गलतियां कम होती हैं और मूल्यांकन प्रक्रिया जो है वो ज्यादा समान और सटीक होती है। हालांकि शिक्षा मंत्रालय ने यह भी स्वीकार किया है कि करीब 13,000 उत्तर पुस्तिकाओं में स्कैनिंग और तकनीकी दिक्कतें सामने आई है, जिन्हें बाद में मैनुअल तरीके से दोबारा जांचा गया है। और इसी बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर OSM पोर्टल की सुरक्षा को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है, जहां एक छात्र ने सिस्टम में खामी मिलने का दावा किया। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कथित हैक सिर्फ टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर हुआ था और असली मूल्यांकन पोर्टल पूरी तरह से सुरक्षित है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर चल रही बहस के बीच मद्रास हाई कोर्ट की एक टिप्पणी ने देश भर में नई चर्चा छेड़ दी है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से इनकार नहीं किया जा सकता है और जजों को पवित्र गाय यानी कि होली काऊ की तरह ही नहीं माना जाना चाहिए। कोर्ट की ये टिप्पणी जो है तमिल फिल्म के प्रतिबंध लगाने के बाद आई है। बता दें कि जस्टिस CR और साथ ही जस्टिस V लक्ष्मण रमान के बेंच ने कहा है कि न्यायपालिका में भ्रष्ट जज रहे हैं और आज भी कोर्ट ने यह भी कहा है कि न्यायपालिका की आलोचना को दबाया नहीं जा सकता है। लोकतंत्र ने न्यायपालिका भी सार्वजनिक समीक्षा और आलोचना से ऊपर नहीं है। बेंच ने कहा कि जस्टिस क्लाइस्ट वंश जो है वो यानी कि न्याय व्यवस्था को आम लोगों की आलोचना और सवालों का सामना करना चाहिए। ये मामला उस समय और भी ज़्यादा चर्चाओं में आ गया है जब NCERT की किताबों में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े अध्याय को लेकर पहले ही विवाद चल रहा है।
हाल ही में एनसीईआरटी ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े विवादित कंटेंट को अपने वेबसाइट से हटाया था। मद्रास हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद से न्यायपालिका में पारदर्शिता, जवाबदेही और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है। वहीं यूपी के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। यूं तो जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया का पशु पक्षी और जानवरों से प्रेम जग जाहिर है। राजा भैया कार, बाइक, घड़ी सहित लग्जरी लाइफस्टाइल के भी काफी शौकीन हैं। इसी कड़ी में कुंडा विधायक राजा भैया का अस्तबल में एक नया घोड़ा आया है, जिसका नाम जो है अश्व मगधीरा है और इस घोड़े की कीमत जो है वो 2 करोड़ 5 लाख रुपए बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि राजा भैया को ये गिफ्ट मिला है और ये गिफ्ट उनके किसी करीबी ने दी है। इससे पहले भी राजा भैया एक और घोड़ा गिफ्ट में मिल चुका है और वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राजा भैया अपने समर्थकों के बीच खड़े हैं, घोड़े पर हाथ फेर रहे हैं और साथ ही घोड़े का सबसे पहले वो तिलक किए हैं और फिर उसकी आरती उतारी है। राजा भैया ने घोड़े के मुंह भी मीठा कराया है और जिसके बाद से उनके अस्तबल में वो शामिल हो गया है। ये घोड़ा कल मंगलवार को प्रतापगढ़ कुंडा के बेती महल पहुंचा, जिसके बाद से अश्व मगधीरा को देखने के लिए उनके समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई। राजा भैया को घुड़सवारी का काफी शौक है। यही कारण है कि राजा भैया समय समय पर तमाम घोड़ों की खरीद करते रहते हैं। कहा जाता है कि राजा भैया के महल के अंदर मौजूदा अस्तबल में दर्जन भर से अधिक घोड़े मौजूद हैं, जिनकी अपनी अपनी खासियत है। आईपीएल 2026 के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की धमाकेदार जीत के बाद से युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी का नाम बहुत ही चर्चाओं में चल रहा है। सनराइज हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 29 गेंदों में 97 रनों की विस्फोटक पारी खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी ने कहा है कि उनका लक्ष्य सिर्फ टीम को जीत दिलाना था और अभी वो बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। 15 साल के इस युवा बल्लेबाज ने कहा है कि हर मैच में टीम के लिए सकारात्मक क्रिकेट खेलना चाहते हैं और ये तो सिर्फ शुरुआत है। राजस्थान रॉयल्स में इस मुकाबले में एसआरआर को 47 रनों से हराकर क्वालिफायर 2 में जगह बनाई। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 12 छक्के लगाए और आईपीएल इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उनकी इस पारी ने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है। मैच के बाद से वैभव ने कहा कि उन्हें टीम मैनेजमेंट और सीनियर खिलाड़ियों से काफी आत्मविश्वास मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े मंच पर दबाव जरूर होता है, लेकिन वो सिर्फ गेंद पर ध्यान देकर खेलते हैं। उनकी पारी की तारीफ जो है क्रिकेटर दिग्गज से लेकर सोशल मीडिया हर तरफ की जा रही है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलमध्य के पास दक्षिणी ईरान के अंदर अब्बास इलाके में सैन्य ठिकानों और ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर स्ट्राइक की है। अमेरिका सेटकॉम के मुताबिक ये कार्रवाई जो है आत्मरक्षा में की गई है, क्योंकि ईरानी नौकाओं और ड्रोन गतिविधियों से अमेरिकी सैनिकों और कमर्शियल शिपिंग को खतरा था। खबरों की माने तो अमेरिकी सेना ने कई ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं और एक कंट्रोल स्टेशन को भी निशाना बनाया है। वहीं ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि आगे कोई भी हमला हुआ तो उसका जवाब और भी ज्यादा आक्रामक होगा। इस घटना के बाद से पूरे मध्य पूर्व ने काफी तनाव बढ़ गया है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि वो व्यापक युद्ध नहीं चाहता और ये कार्रवाई केवल सुरक्षा के लिए की गई है। दूसरी ओर कूटनीतिक वार्ता और सीज फायर समझौते पर भी संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात नहीं संभले तो इसका असर वैश्विक बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खतरनाक स्तर पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को लेकर बड़ा बयान देते हुए सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि यदि ओमान ईरान के साथ मिलकर होर्मुज जलमध्य पर नियंत्रण या फिर जहाजों से शुल्क वसूलने की कोशिश करता है तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। खबरों की माने तो ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया है कि ओमान को बाकी देशों की तरह व्यवहार करना होगा, नहीं तो हम उन्हें उड़ा देंगे। और ये बयान ऐसे समय पर आया है जब होर्मुज जलमध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। होर्मुज दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अमेरिकी सेना हाल ही में ईरान के बंदर अब्बास इलाके में ड्रोन और सैन्य ठिकानों पर
लगातार स्ट्राइक कर चुकी है और ट्रंप ने साफ कहा है कि होर्मुज अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और किसी एक देश को इसका नियंत्रण नहीं दिया जाएगा। वहीं ईरान और ओमान के बीच जहाजों से शुल्क वसूलने को लेकर चल रही चर्चाओं ने अमेरिका की चिंताएं बढ़ा दी है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद से मध्य पूर्व में तनाव और भी बढ़ गया है और वैश्विक तेल बाजार पर भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं देश भर में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विभाग यानी कि IMD ने दिल्ली NCR समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में तेज बारिश, आंधी, तूफान और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 15 घंटों के भीतर कई राज्यों में 15 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। दिल्ली NCR में भीषण गर्मी के बाद से अब मौसम ने करवट ली है। IMD के मुताबिक राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। कई इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान भी जताया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी गरज चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ और प्री मानसून गतिविधियों की वजह से ये दबाव देखने को मिल रहा है, जिससे कई राज्यों को भीषण गर्मी और हीट वेव से राहत मिल सकती है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।